नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके लिए यूपी उत्तराखंड की आज दिन भर की खबरों का दस्तावेज लेकर हाजिर हूं मैं अनु सिंह। 10 के दस्तावेज में आज हम आपको दिखाएंगे देश भर में चुनाव करवाने वाले इलेक्शन कमीशन पर किसने लगाए बेईमानी के आरोप। लखीमपुर खीरी में किसानों के 75 घंटे वाले धरने का हुआ मीटर डाउन। इसके अलावा दिखाएंगे दस्तावेज में यूपी उत्तराखंड की कई और खबरें, लेकिन बुलेटिन में बात होगी सबसे पहले दिल्ली से लखनऊ और गाजीपुर तक मुख्तार अंसारी के ठिकानों पर चले 13 घंटे की छापेमारी की। गाजीपुर में मुख्तार के ठिकानों पर ईडी ने आज 13 घंटे से ज्यादा छापेमारी की। ईडी के अधिकारी सुबह 5 बजे से ही गाजीपुर में मुख्तार के आवास पर पहुंचे थे। मुख्तार के ठिकानों पर ईडी की 13 घंटे से ज्यादा ये छापेमारी चली, जहां ईडी के अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि घर से प्रिंटर लेकर ईडी के अधिकारी निकले। लगातार 13 घंटे ये छापेमारी चली है। इस पर जब सवाल पूछे गए तो अधिकारियों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन घर से छानबीन के दौरान प्रिंटर लेकर जरूर ईडी के अधिकारी निकले हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, सर क्या अंदर पूछताछ हुई, क्या क्या हुआ सर? तो आप देखिए यहाँ पर ये ईडी के जो यहाँ पर जो टीम के लोग थे वो बाहर निकल गए हैं और अब यहाँ पर जो सुरक्षा का अमला है आपके सामने है। आप देखें यहाँ पर लगभग 6:35 पर सुबह ईडी की टीम इस फाटक के भीतर दाखिल हुई थी और 7:15 के लगभग यहाँ से ईडी की टीम निकली और जो ईडी के टीम से जुड़े हुए लोग थे उनसे हमने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन वो बात नहीं किए और आगे निकल गए। और अभी एक सूटकेस अंदर खुला था, उसमें कुछ पेपर जो रखे गए थे उन्हें देखा गया। इसके साथ ही प्रिंटर भी ले जाया गया, मोबाइल के जो रिकॉर्ड है उनको भी लिया गया और इसके बाद जो ईडी की टीम है वो यहाँ से निकलती हुई नज़र आई। तो इस टीम से जुड़े हुए कुछ और भी सदस्य आप देखें यहाँ पर जो यहाँ पर सुरक्षा का घेरा है वो यहाँ पर मौजूद है और अभी भी आपको सामने ये देखिए वहाँ पर जो सामने आप देख रहे हैं जो दरवाज़ा हम लगातार दिखा रहे थे, इस दरवाजे के ठीक सामने आपको एक सूटकेस जैसी चीज़ वहाँ पर खुली हुई दिखाई दे रही होगी। उसके भीतर अभी इस टीम से जुड़े हुए कुछ और भी लोग मौजूद हैं। टीम का जो एक धड़ा है वो निकल चुका है। प्रिंटिंग जो प्रिंटर की मशीन थी वो लेकर लोग यहाँ से जा चुके हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, गाजीपुर। वहीं गाजीपुर, लखनऊ, दिल्ली में मुख्तार अंसारी के करीबियों और रिश्तेदारों पर आज हुई ईडी की छापेमारी पर मुख्तार अंसारी के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने कहा है कि ईडी में उनके खिलाफ कोई ठोस केस नहीं है और फिर भी वो हर जांच के लिए तैयार हैं। अफजाल ने एबीपी गंगा पर खास बातचीत के दौरान कहा है, उन्होंने कहा कि कोई गलत काम नहीं किया है, जनता सब कुछ समझ रही है, पूर्वांचल में भाजपा का सफाया हो जाएगा। अरे वो जहां चाहे चले जाए, उनको कानून में इतना अख्तियार दिया गया है। मैंने उनको जांच में सहयोग किया। उन्होंने कहा हम आपके घर की तलाशी लेंगे, हमने कहा आप तलाशी लीजिए। उन्होंने चप्पे चप्पे की तलाशी ली, पेपर देखे और जब उनके हिसाब से कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली तो 13 घंटे की कार्रवाई के बाद बैरक वापस चले गए। मैं पहले भी कहा था कि एक बार नहीं, जितनी बार भी ईडी बुलाएगी या इनकी कोई भी कार्य जो संस्थाएं हैं जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा दामन पाक और साफ है। तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दूं तो फरिश्ते वजू करें। हम इनके सवालों का जवाब इनको देते रहे हैं और आगे भी देंगे। हमने ईडी के लोगों से कहा है कि तेरे सवाल को तेरा जवाब कर दूंगा और यकीन रख मैं तुझे लाजवाब कर दूंगा। हमें भरोसा है अपने लहू के कतरों पर, मैं नेज़े नेज़े को शाखे गुलाब कर दूंगा। हमारा निशाना मछली की आंख में है।
और वो 24 के इंतजार में है। अब बेचैन हैं वो लोग जो 2019 की हार को पचा नहीं सके और अब 2022 में जो खाता नहीं खुला तो उनकी तो नींद हराम हो गई है। 2024 का भय सता रहा है। हमारे पड़ोस में बिहार में जो घटनाक्रम हुआ और न सिर्फ बिहार में, उसका असर उत्तर प्रदेश से लेके गुजरात तक, महाराष्ट्र तक और तमाम हिंदुस्तान में। आज इस स्थिति से घबराकर केंद्र कैसे बचेगा? उधर अखिलेश यादव ने कहा है कि एनडीए के घटक दल भाजपा के साथ संतुष्ट नहीं है और जल्द ही भाजपा के सहयोगी उससे दूर हो जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव के इस बयान पर खुद यूपी में एनडीए के सहयोगी दल अपना दल एस और निषाद पार्टी ने आगे आकर अखिलेश यादव को जवाब दिया है। अखिलेश के इस आरोप पर भाजपा के एक और सहयोगी संजय निषाद ने भी कहा है कि अखिलेश यादव पहले अपना कुनबा बचाएं। जिसको जनता ने 2022 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में और अभी जो कुछ समय पहले उपचुनाव हुए हैं उसमें नकार दिया है, तो उसके पास बोलने के लिए बचे है क्या? मेरा तो इसमें स्पष्ट मानना है कि अगर किसी प्रकार की कोई बेईमानी हुई होती तो 5 सीट भी नहीं आती की निश्चित तौर पर। 2019 के लोकसभा में उनको जो सीटें मिली हैं वो कहाँ से मिल गई? अपनी हार को ईमानदारी से स्वीकार कर लेना चाहिए और जनता के बीच आकर के काम करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए जिस मजबूती से जनहित में काम कर रहा है, जनता इसलिए एनडीए के साथ खड़ी है। ये कहना विपक्ष के उनका पास कोई गलत है बहाना कि हम नहीं। लोग संतुष्ट हैं कि नहीं है, और हम लोग संतुष्ट हैं सारे हम लोग। और उनको तो मैं यही राय दूंगा कि पहले अपने लोगों को संतुष्ट करें, अपने कुनबे को बचाएं जो उनके लोग इधर उधर जा रहे हैं। और मोर्चा तो उनको क्या कहा जाए, वो 2017 से मोर्चा बन रहा, 2017, 18, 2019, 2022। तो ये मोर्चा से नहीं कुछ होता है और नीतियों से होता है। बढ़ेंगे आगे। माफिया डॉन और पूर्व बाहुबली विधायक राजन तिवारी को गोरखपुर गैंगस्टर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। राजन तिवारी को बिहार के रक्सौल से गोरखपुर की यहां पुलिस और एसओजी ने ये लेकर पहुंची थी। यहां पुलिस की मदद से गिरफ्तारी हुई थी। राजन तिवारी नेपाल भागने की फिराक में था। राजन तिवारी के खिलाफ 60 से ज्यादा गैर जमानती वारंट जारी हो चुके थे। उसके खिलाफ 28 मुकदमे दर्ज हैं। वो यूपी के टॉप 25 माफियाओं की सूची में रहा है। आतंक का पर्याय रहे माफिया डॉन प्रकाश शुक्ला का साथी भी रहा है। तो बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां बाहुबली को अब जेल का रास्ता दिखाया गया है। कैंट थाना गोरखपुर के एक वांछित बदमाश जो गैंगस्टर के मामले में राजेंद्र तिवारी जो वांछित थे, उसको आज कैंट पुलिस एवं हमारी एसओजी की टीम द्वारा आज उसको रक्सौल से गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रोड्यूस किया है। वहाँ पे माननीय अदालत ने उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में दिया है। कानपुर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के प्रचार प्रसार के प्रमुख विजय शंकर तिवारी ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। विजय शंकर तिवारी का कहना है कि चिंता जनसंख्या नहीं, उस वर्ग की जनसंख्या जो आतंकियों को पालती पोसती है। चिंता उस वर्ग की जो पाकिस्तान का झंडा उठाता है। विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय प्रचार प्रसार प्रमुख और राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ हैं। कानपुर आए हैं, तमाम मुद्दे हैं, उनसे सवाल कर लेते हैं। सबसे पहला आपसे सवाल कि रोहिंग्या का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। आप लोगों का क्या स्टैंड है रोहिंग्या को लेकर? हमने प्रारंभ से ही कहा है कि रोहिंग्या इस देश से एक रोहिंग्या देश से बाहर निकालना चाहिए, उनको भेजना चाहिए। उनके लिए भारत में कोई भी स्थान नहीं है। और चूँकि रोहिंग्या आया क्यों, उसका अगर इतिहास जानेंगे तो देश का कोई भी नागरिक चाहेगा भी ये नहीं और चाहता भी नहीं है।
म्यांमार में इन्होंने जिस प्रकार की स्थिति पैदा की, जिस प्रकार के जराइम काम किए, वहाँ की महिलाओं को, बच्चों को, छोटे बच्चों को, पुरुषों को इन्होंने जान से मारा, कत्ल किया, जलाया, मतलब जो विभत्स परिस्थिति हो सकती है भयानक, वो सब किया। तो वहाँ की जनता इकट्ठा हुई और तब इनको वहाँ से भागना पड़ा और भारत में आए। जगह जगह क्लस्टर बना के रह रहे हैं, दिल्ली में है, जम्मू में है, लेकिन जहाँ जहाँ ये रह रहे हैं वहाँ का आज क्राइम रेट बहुत बढ़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन पर सवाल उठाया कि वो उन्हें स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानती। विश्व हिंदू परिषद क्या मानता है? देखो, ऐसा है कि ममता बनर्जी स्वयं कांग्रेसी नहीं है। ममता बनर्जी के हित पूरे हुए नहीं हुए, इसके कारण वो छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके और बंगाल में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई। और तृणमूल कांग्रेस क्या कर रही है वहाँ पर, ये आपको सबको ध्यान में, कितने विचारशील हैं वो, ये भी सबके ध्यान में आता है। मेरी मान्यता ये है कि देश में स्वतंत्रता के समय जिसका योगदान है 1% है, आधा प्रतिशत है, 1/4% है, उसको आप उस समय के योगदान को आप नकार नहीं सकते। बढ़ेंगे आगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज मंडी हाउस से वैशाली मेट्रो स्टेशन तक की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से बातचीत भी की। दरअसल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजियाबाद पहुंचे थे। गाजियाबाद में ब्रजेश पाठक ने मॉर्चरी हाउस में अव्यवस्थाओं पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। मॉर्चरी में डिप्टी सीएम के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। ये 2 तस्वीरें जब मेट्रो से सफर किया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों से भी उन्होंने बातचीत की। मंडी हाउस से वैशाली तक का ये सफर उन्होंने तय किया और उसके बाद उन्होंने मॉर्चरी हाउस में अव्यवस्थाओं पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। डिप्टी सीएम ने यहां औचक निरीक्षण किया और जो कुछ अव्यवस्थाएं पाई उसे लेकर जवाब तलब किया है और साथ ही दिशा निर्देश भी यहां दिए गए। पहले भी लगातार सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते रहे हैं डिप्टी सीएम और अब गाजियाबाद में मॉर्चरी का निरीक्षण करने में पहुंचे। आगरा के एक सरकारी दफ्तर में ऐसी सजा दी गई जो पूरे आगरा में चर्चा का विषय बनी हुई है। आगरा के नगर आयुक्त ने नगर निगम कर्मचारियों को गाली गलौज करने पर स्कूल वाली सजा दे दी। ये तस्वीर किसी स्कूल कॉलेज की नहीं है जहां किसी छात्र को सजा दी जा रही है। इन 3 लोगों को उनके अधिकारी ने उनके खुद के ही दफ्तर में सजा दी है, उठक बैठक लगाने की सजा। तस्वीरें आगरा के नगर आयुक्त दफ्तर की हैं, जहां नगर निगम में इन 3 कर्मचारियों को नगर आयुक्त निखिल टीकाराम ने सजा दी है। सजा क्यों दी है, वजह भी जान लीजिए। आरोप है कि इन 3 लोगों ने सरेआम नगर निगम कार्यालय में ही गाली गलौज करनी शुरू कर दी और इतने में आगरा के नगर आयुक्त निखिल टीकाराम खुद दफ्तर में पहुंच गए और गाली गलौज कर रहे कर्मचारियों के व्यवहार को अपनी आंखों से ही देख लिया। जिसके बाद नगर आयुक्त ने तीनों कर्मचारियों को उठक बैठक लगाने की अनोखी सजा दे दी। नगर आयुक्त की ये सजा पूरे आगरा में चर्चा का विषय बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इधर सहारनपुर में जन्माष्टमी के त्योहार से पहले पुलिस अलर्ट पर है। आज शाम सहारनपुर में डीआईजी सुधीर कुमार सिंह एसपी सिटी के नेतृत्व में पुलिस ने दल बल के साथ पैदल मार्च निकाला। इस दौरान बाजारों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और संदिग्धों पर खास नजर रखी जा रही है। देखिए, प्रतिदिन की भांति आज भी फुट पेट्रोलिंग की गई है और जन्माष्टमी का मौका है। कल जन्माष्टमी है, कुछ जगहों पर आज भी जुलूस वगैरह निकल रहे हैं। मैं यहाँ पर फुट पेट्रोलिंग में शामिल हुआ हूँ एसपी सिटी साहब और एएसपी साहिबा के साथ, और एसएसपी जनपद के एसएसपी देहात क्षेत्र में फुट पेट्रोलिंग में है। आज से लेकर कल तक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं मंदिर सजते हैं उसमें जाते हैं, झांकी निकलती हैं उसमें जाती हैं। तो एक पुलिस का एक फिजिकल प्रेजेंस और दिखाना भी है और लोगों में सुरक्षा की भावना जगाना भी। दिल्ली से एक अहम खबर मिल रही है। राजू श्रीवास्तव की हालत बेहद नाजुक है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के दिमाग के एक हिस्से में सूजन है। फिलहाल वेंटिलेटर पर हैं राजू श्रीवास्तव।
राजू श्रीवास्तव के नजदीकी रिश्तेदार दिल्ली पहुंच रहे हैं। राजू श्रीवास्तव को कोई चमत्कार ही बचा सकता है, ये डॉक्टर का कहना है। एम्स के डॉक्टर का कहना है कि उनका दिमाग रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है और अब कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालात काफी चिंताजनक बने हुए हैं। अगर बात करें तो 10 अगस्त को उनको जिम करते वक्त अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनका ऑपरेशन भी किया गया था। लेकिन चूंकि अटैक इतना जबरदस्त था कि जिससे कि दिमाग पे असर पड़ गया, तब से लेकर के राजू श्रीवास्तव को अब तक होश नहीं आया है। बीच में अगर बात करें तो उनकी बॉडी इलाज को लेकर रिस्पॉन्ड कर रही थी, हालात कुछ बेहतर हो रहे थे, लेकिन आज एक बार फिर से उनका बीपी फ्लैक्चुएट किया, जिसके बाद इलाज में दिक्कत आई और उनके हालात चिंताजनक बन गए। अगर बात करें तो डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी उन पर रखे हुई है। जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो लगातार राजू श्रीवास्तव के जो शारीरिक हलचल है उसको भी देख रहे हैं, इसके साथ साथ बीपी को भी कम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दिल्ली में स्थानीय आयुक्त रिग्जियान सैम्फल को आदेश दिया है कि राजू श्रीवास्तव के परिवार को पूरी तरीके से मदद करें, डॉक्टरों के संपर्क में रहे। अगर बात करें तो दिल्ली में स्थानीय आयुक्त रिग्जियान सैम्फल लगातार राजू श्रीवास्तव की पत्नी से बातचीत कर रहे हैं, डॉक्टरों के संपर्क में हैं और हर संभव मदद कर रहे हैं। वो खुद कल दिल्ली के एम्स अस्पताल में आकर के राजू श्रीवास्तव के परिजनों से मिलेंगे, राजू श्रीवास्तव को भी देखेंगे और तमाम तरीके डॉक्टरों से भी हाल चाल जानेंगे। अगर बात करें तो लगातार राजू श्रीवास्तव की हालात चिंताजनक बने हुए हैं, वेंटिलेटर में अभी भी उनको रखा गया है और लगातार अगर बात करें तो प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है। चलिए इसी के साथ 10 का दस्तावेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।